नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात चीन के वाटर बम की। जी हां, चीन ने एक ऐसे वाटर बम का निर्माण शुरू किया है जिसे लेकर भारत का चिंतित होना लाजमी है। क्या है ये वाटर बम? चीन इस बम के जरिए दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है? क्या वो खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये भारत को घेरने की कोई रणनीति है? सबसे बड़ी बात कि इस बम में बारूद नहीं, पानी है। तो इस वाटर बम से जुड़े सभी क्या, कैसे, क्यों, कहां और कब का जवाब पाने के लिए देखिए हमारा ये शो, यानी सुनिए सच। तो शुरू करते हैं आज के सफर का पहला पड़ाव, और ये पड़ाव एक नदी पर है। माफ करिएगा, नदी नहीं, नद। जी हां, देश का एकमात्र नद या पुरुष नदी, ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको हम बताएंगे। ये देश की सबसे चौड़ी और गहरी नदी है। इसे पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा का पुत्र कहा गया है, यानी ये देश का या देश की अकेली नदी है जिसे पुरुष कहा गया है। नदियों के लिंग निर्धारण भारत में ही संभव है और हमारे पुरखों ने ऐसा कर दिखाया है। खैर, इसका उद्गम है तिब्बत से ये नदी चलती है, जहां इसे यारलुंग जांगबो कहा जाता है, यानी चीन में इसे यारलुंग जांगबो कहा जाता है। ये हिमालय के कैलाश पर्वतमाला से निकलती है और फिर 2900 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और ये आती है, आप देखें, ये नदी पूरा अरुणाचल और फिर असम होते हुए ये बांग्लादेश की ओर जाती है, यानी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यानी चीन, भारत और बांग्लादेश, तीन देश। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश और असम की खास तौर पर जीवन रेखा है। ये नदी न केवल सिंचाई और पेयजल के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये क्षेत्र की जैव विविधता और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को भी समृद्ध करती है। इस नदी का पानी असम और बांग्लादेश के बाढ़ के मैदानों को उपजाऊ बनाता है, यानी गाद जो इससे आती है उससे ये इलाका पूरा उपजाऊ बनता है। खेती ज़्यादा बेहतर होती है, मतलब ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है और लाखों किसानों की आजीविका चलती है। बांग्लादेश में दिलचस्प है कि इसे जमुना कहा जाता है। वैसे तो हमारी जो जमुना है वो प्रयाग, मतलब इलाहाबाद अब नहीं कहते, प्रयागराज कहते हैं, तो वहाँ पर गंगा से मिलकर संगम होता है और फिर वो केवल गंगा रह जाती है। लेकिन बांग्लादेश में इस नदी को ही जमुना कहा जाता है, जो गंगा से मिलकर फिर वो समंदर की ओर जाती है, समंदर से मिल जाती है। जाहिर है इस नदी का सतत प्रवाह बना रहे, ये भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए ज़रूरी है। लेकिन अब कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिसने इस प्रवाह के भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, और वो खबर आई है चीन से। ये चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग हैं और यहाँ पर एक कार्यक्रम की झलक आपको दिख रही है जहाँ अभी एक बांध बनाने की बात हो रही है। दरअसल चीन ने तिब्बत के न्यंगची इलाके में यारलुंग जांगबो यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर बांध, जिसे मोटुओ हाइड्रो पावर स्टेशन कहा जा रहा है, इसका निर्माण शुरू कर दिया है। इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत 19 जुलाई अभी 2025 को हुई। खुद इसका ऐलान प्रधानमंत्री ली क्यांग ने किया। इसकी अनुमानित लागत 167.8 अरब अमेरिकी डॉलर है, यानी लगभग 1.2 ट्रिलियन युआन जो चीन की करेंसी है। ये बांध वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े जो 3 गार्जियस डैम है उससे 3 गुना अधिक बिजली पैदा करेगा। ये डैम भी, यानी 3 गार्जियस, चीन के ही हुबई प्रांत में यांगसी नदी पर है। ब्रह्मपुत्र पर बनने वाला बांध 60,000 मेगावाट का है, जो हर साल 300 अरब किलोवाट घंटे बिजली उत्पादन करेगा, यानी 30 करोड़ लोगों की साल भर की बिजली ज़रूरत पूरा करेगा। आप समझ सकते हैं कि चीन के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा उत्पादन का ये केंद्र बनने जा रहा है। चीन का दावा है कि ये बांध 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के उसके लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना कार्बन उद्योग चीन के पैदा करते हैं उसको अब वो नहीं होगा जितना है कार्बन
प्राकृतिक रूप से उतना ही कार्बन बचेगा। यानी इस हाइड्रो पावर के बनने से जो कोयले वगैरह से बिजली बनाने के जो संयंत्र हैं उनकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। और आप जानते हैं कि जो हाइड्रो पावर है उसमें उस तरह से जो प्रदूषण है वो नहीं होता है। तो जो चीन ने ऐलान किया है कि 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य हासिल कर लेगा, तो उसमें इस बांध की बड़ी भूमिका होगी। साथ ही ये तिब्बत में आर्थिक विकास और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये केवल ऊर्जा का मामला है, एनर्जी का मामला है, या फिर इसके पीछे कुछ रणनीतिक मंशा भी है। चीन के विशेषज्ञों के अनुसार इस बांध का निर्माण हिमालय की एक विशाल घाटी में होगा, जहां नदी 2000 मीटर की वर्टिकल फॉल, जिसे हिंदी में ऊर्ध्वाधर गिरावट कहते हैं, यानी ऊपर से बहुत तेजी से नीचे नदी बहती है, 2000 मीटर का फॉल है। यारलुंग ज़ांगबो ग्रैंड कैनियन दुनिया की सबसे गहरी घाटी है। कैनियन मतलब वो घाटी 5000 मीटर तक गहरी है। ये तंग घाटी लाखों साल के जल प्रवाह से चट्टाने कटने से बनी है। ये जगह बिजली बनाने के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि नदी का तेज बहाव और ऊंचाई से गिरना बहुत ज़्यादा ऊर्जा पैदा कर सकता है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे इंजीनियरिंग के लिहाज से चुनौतीपूर्ण लेकिन ऊर्जा उत्पादन के लिहाज से आदर्श बनाती है। लेकिन चीन के लिए फ़ायदेमंद परियोजना भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। और ये खतरा हम नहीं कह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप शायद उनको जानते हो, पेमा खांडू। उन्होंने इस बांध को वाटर बम कहा है। वाटर बम यानी एक ऐसा बम जिसमें पानी है, लेकिन तबाही तो बहुत ज़्यादा करेगा। ये बांध भारत की जल सुरक्षा और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। अब क्या है खतरा, क्या क्या हो सकता है, ये हम आपको बताते हैं। पहला तो इससे जल प्रवाह में कमी हो जाएगी। कैसे? ये बांध ब्रह्मपुत्र के पानी को नियंत्रित कर सकता है, जिससे अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश में पानी की कमी हो सकती है। ख़ास तौर पर गैर मानसून महीनों में नदी का प्रवाह सूख सकता है, जिससे सिंचाई और पेयजल पर असर पड़ सकता है। फिर बाढ़ का खतरा है। अगर अचानक चीन बांध से पानी छोड़ दे तो अरुणाचल और असम में विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। पेमा खांडू ने ही चेतावनी दी है कि सियांग क्षेत्र को पूरी तरह तबाह कर सकता है। यानी ये बम अगर फूट गया, यानी किसी भी वजह से एक तो टूट फूट भी हो सकती है और एक छोड़ा भी जा सकता है पानी, तो फिर ये पूरे इलाके को तबाह कर सकता है। और इसका जैव विविधता पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। यानी ब्रह्मपुत्र बेसिन में कांजीरंगा जैसे संरक्षित क्षेत्र हैं, जहां एक सींग वाला गैंडा है और तमाम प्रजातियां हैं। बांध से पानी के प्रवाह और गाद के रुकने से इन क्षेत्रों की उर्वरता और जो पारिस्थितिकी है, यानी जो इकोलॉजी है, वो प्रभावित होगी। और फिर रणनीतिक खतरा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन इस बांध को भारत के खिलाफ जल हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, खासकर सीमा विवादों के दौरान। साथ ही ये बांध ब्रह्मपुत्र के प्राकृतिक बाढ़ चक्र को बाधित करेगा, जिससे मछली पालन और खेती प्रभावित होगी। लेकिन चीन इन आशंकाओं को फिजूल ठहराता है। उसका कहना है कि उसका आंतरिक मामला है, क्योंकि बांध उसके अपने क्षेत्र में बन रहा है। पर पर्यावरण तो उसका आंतरिक मामला शायद नहीं है। और दुनिया भर के पर्यावरणविद इसी आधार पर ब्रह्मपुत्र पर बनने वाले इस बांध को लेकर चिंता जता रहे हैं। ये हिमालय का वो क्षेत्र है जहां पर ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और यहीं पर वो बनना है। और ये कितना नाजुक मसला है, इस पर हम आपको अभी बात करेंगे। तो इस बांध का हिमालयी क्षेत्र के पर्यावरणीय प्रभाव को बहुत ज़रूरी है समझना। ये बांध दरअसल टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमा पर बन रहा है, जहां भूकंप का खतरा बहुत ज़्यादा है। दरअसल पृथ्वी की सतह कई विशाल चट्टानी स्लैब से बनी है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स पृथ्वी की परत और ऊपरी मेटल से मिलकर बनी होती हैं, और ये पृथ्वी के अंदर की गर्म तरल परत यानी मैंटल पर तैरती रहती है। इन प्लेट्स की हलचल से भूकंप, ज्वालामुखी और पहाड़ों का निर्माण होता है। यूरेशियन प्लेट एक ऐसी विशाल टेक्टोनिक प्लेट है जो यूरोप और एशिया के अधिकांश हिस्सों को कवर करती है। ये भारत के उत्तर में स्थित है। दूसरी ओर इंडियन प्लेट वो टेक्टोनिक प्लेट है जिस पर भारतीय उपमहाद्वीप और हिंद महासागर का हिस्सा बसा है।
ये प्लेट हर साल 4-5 सेंटीमीटर की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ रही है और यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। अब मैंने अभी जो कुछ आपके सामने कहा, ये शायद आपको एक चित्र की दरकार होगी समझने के लिए। तो एक ऐसा चित्र आपको दिखाते हैं जिसका रिश्ता 2, 4, 10, 100, 1000 साल नहीं, लाख साल नहीं, करोड़ साल, 14 से 15 करोड़ साल से भी ज़्यादा, 18 करोड़ साल पहले की एक तस्वीर देखिए। ये है पृथ्वी, और ये पृथ्वी का आज जो आपको नक्शा नज़र आता है, तमाम महाद्वीप नज़र आते हैं, तब ऐसा नहीं था। ये एक विशाल महाद्वीप था जिसे अब हम गोंडवाना लैंड मास कहते हैं, या एक गोंडवाना आप इसको कह लीजिए। इसमें भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल थे, यानी ये सब एक साथ थे। आपको शायद ये सुनकर हैरानी हो कि हमारा जो महान भारत है वो कभी अफ्रीका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ था। करीब 14 से 12 करोड़ साल पहले ये गोंडवाना टूटना शुरू हुआ और इंडियन प्लेट्स जो हैं ये अलग होकर उत्तर की ओर, यहाँ इधर आप जहाँ पे ये चाइना लिखा देख रहे हैं, तिब्बत लिखा देख रहे हैं, इधर बढ़नी शुरू हुई और धीरे धीरे ये प्लेट हिंद महासागर के ऊपर से गुजरते हुए करीब 5-6 करोड़ साल पहले यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गई। और इस लंबी यात्रा में भारत ने हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय की। ये शायद सबसे पुराना सफ़र था जिसने भारत को संभव किया। इंडियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट की चट्टाने से टकराहट जब उसकी हुई तो दोनों एक तरह मजबूत है, ना तो कोई नीचे दब पाई और ना कोई ऊपर। इस तरह से ये टकराहट जो हुई इसने पृथ्वी की सतह को ऊपर उठा दिया। और जो आज हमारा भारत है और जो हिमालय से पहचाना जाता है, वो हिमालय दरअसल इन्हीं 2 प्लेट्स की टक्कर से बना। जो मेन हिमालयन थ्रस्ट जिसे कहते हैं, MHT, ऐसी फॉल्ट लाइनें बनी जहां तनाव जमा होता है और ये तनाव जब अचानक रिलीज होता है तो ये भूकंप आता है। हिमालय क्षेत्र में भूकंप की मुख्य वजह यही टक्कर और फॉल्ट लाइनों पर तनाव का जमा होना है। और ये आज भी हो रहा है। 4-5 सेंटीमीटर की स्पीड से आप कहिए हर साल थोड़ा सा आगे ये इंडियन प्लेट बढ़ रही है और हिमालय की ऊंचाई भी उसी के हिसाब से बढ़ेगी। और नतीजा ये है कि इस पूरे इलाके में जो हिमालय का क्षेत्र है, इसे माना जाता है कि यहाँ पर भूकंप आएंगे, आते रहे हैं। आपको एक भूकंप के बारे में बताते हैं जो 1950 में आया था। उसकी तस्वीरें हैं, ये देखिए। असम तिब्बत भूकंप 1950, तकरीबन 5000 लोग मारे गए थे। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि एक छोटी सी दरार भी इस मेगा बांध को तबाह कर सकती है, यानी जो चीन बनाने जा रहा है, और उससे भारत और बांग्लादेश में भारी तबाही आ सकती है। पर्यावरण विदों का कहना है कि ये बांध तिब्बत की समृद्ध जैव विविधता को नष्ट कर सकता है। अरुणाचल की सियांग घाटी में रहने वाली आदिम जनजातियों जो उनके समुदाय हैं, उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। और गाद के रुकने से खेती प्रभावित होगी, क्योंकि जब पानी रुक जाएगा बांध में तो उसका प्रवाह कम होगा। तो जो गाद के साथ ब्रह्मपुत्र बहुत ही उपजाऊ मिट्टी को लाती है या लाता है, नद है, जैसा मैंने बताया कि भारतीय महान लोगों ने इस नदी का लिंग निर्धारण कर दिया है, वो नद है। तो उस गाद के रुकने से खेती प्रभावित होगी और इससे भारत और बांग्लादेश दोनों की अर्थव्यवस्था और इकोलॉजी को नुकसान होगा। जाहिर है भारत चिंतित है और इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। ये हैं रणधीर जायसवाल, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। इन्होंने अभी जनवरी 2025 में कहा कि भारत ने राजनयिक और विशेषज्ञ स्तर पर चीन के साथ अपनी चिंताएं साझा की हैं। भारत ने पारदर्शिता और निचले तटवर्ती देशों के साथ परामर्श की मांग की है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि इस नदी पर बन रहे बांध को आप रोके कैसे? भारत और चीन के बीच ब्रह्मपुत्र को लेकर कोई संधि है ही नहीं। 2006 में हुए समझौते के तहत चीन मानसून को लेकर, मानसून में खास तौर पर ब्रह्मपुत्र और सतलुज का डेटा, सतलुज भी उधर ही से आती है, तो सतलुज का डेटा साझा करता है। लेकिन 2020 में जो विवाद हुआ सीमा को लेकर, उसके बाद चीन ने यह डेटा साझा करना बंद कर दिया। और संयुक्त राष्ट्र का जो एक कन्वेंशन है, वाटर कोर्स कन्वेंशन, जो 1997 में बना, जो नदियों के इस्तेमाल को नियंत्रित करता है, इस पर चीन ने हस्ताक्षर ही नहीं किए।
इसलिए कानूनी रूप से चीन पर कोई बाध्यता नहीं है। भारत ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, रद्द कर दिया, माफ करिए। कुछ लोगों का दावा है कि चीन का यह कदम भारत को सबक सिखाने की कोशिश हो सकता है, क्योंकि अब भारत ब्रह्मपुत्र के पानी पर चीन की दया पर निर्भर हो सकता है। हालांकि ये दावा पुष्ट नहीं है और इसे केवल अटकलें ही माना जा सकता है। भारत ने इसके जवाब में अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में 11,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित की है, लेकिन ये चीन के बांध की तुलना में छोटी है, जिसे सुपर डैम कहा जा रहा है या वाटर बम कहा जा रहा है। इसमें शक नहीं कि ये बांध न केवल एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल और पर्यावरणीय चुनौती भी है। भारत को अपनी जल सुरक्षा, रणनीतिक तैयारियों और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना होगा। देखना होगा कि भारत और चीन इस मुद्दे पर सहयोग कर सकते हैं या फिर एक नए जल युद्ध की शुरुआत होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो इस शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।